हेलो एवरीवन। आज हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का कंपलसरी कोर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कोर्स कोड है BEVAE 181। यानी कि इसका कोर्स टाइटल है इन्वायरमेंट स्टडीज़ या इन्वायरमेंट साइंस। तो इससे पहले हमने 3 ब्लॉक कवर किए थे, तो ये लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 4। तो यानी कि इस ब्लॉक में हमारे पास जो चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर 12, 13 और 14। और इस ब्लॉक का जो टाइटल है वो है प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो ये टॉपिक जो है ये मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले जो पूरा सिलेबस है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। तो ब्लॉक 1, 2 और 3 हमने पहले डिस्कस किए थे। ये लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 4। और इस ब्लॉक में हमारे पास 3 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर इसमें टोटल हैं। तो 14 चैप्टर हमारे आज कवर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 जो है उसका टाइटल है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। कहते हैं इसमें से कौन सा हमारा जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। तो वो था हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो जिसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो दिस एक्ट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ protection and improvement of environment and empowers the central government to regulate all aspects of the environment management। यानी कि ये एक्ट हमें बताता है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में इसको लाए। तो ये सबसे पहला हमारा प्राइमरी लेजिस्लेटिव इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था जो कि 1986 में बना। इसके बाद दूसरा आता है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड। कि पानी के बचाव के लिए या पानी को कंजर्व करने के लिए हमने सबसे पहली बार कौन सा एक्ट बनाया था। तो वो एक्ट हमारा है 1974। तो ये जो एक्ट था इसका मेन जो एम था टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो और मेंटेन और रिस्टोर द होलसमनेस ऑफ द वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज हैं हमारी, चाहे वो पॉन्ड हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, तो उनको पोल्यूशन से बचाना और उनको पानी को दोबारा से अच्छी तरह से रिस्टोर करना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट स्पेशली डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल और प्लांट लाइफ है, उसको बचाने के लिए जो हमने स्पेशली जो एक एक्ट बनाया कंजर्वेशन के लिए, कौन सा एक्ट बना था, वो हमारा एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यानी कि ये 4 हमें पहले दिए हैं, तो 4 में से जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये एक्ट ये एक लीगल प्रोटेक्शन देता है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो हैं जो अभी धीरे-धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ जो स्पीसीज़ अभी हमारे पास बड़े कम रह गए हैं, ताकि उनको बचाया जाए किससे, रेगुलेट हंटिंग, शिकार करने से, एंड मैनेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उनकी प्रोटेक्शन की जाए। इसके अलावा एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो था ये किस ईयर में पास किया गया। तो ये पास किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1981 में। तो जो एक्ट था इम्पावर द अथॉरिटीज टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। तो कहते हैं ये उन अथॉरिटीज़ को इम्पावर किया गया जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या इस तरह के, ताकि वो पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, रिड्यूस कर सकें, एंड सेट स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द एमिशन। और एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना ही एमिशन इंडस्ट्री से या व्हीकल से होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक्ट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट, उसका मेन एम क्या था। तो उसका मेन एम है प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को काटने से रोकना और उनको बचाना। तो ये एक्ट जो था ये 1980 में बना था,
एंड इट रेस्ट्रिक्ट द डाइवर्शन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको किसी तरह से भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज ना किया जाए विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के अप्रूवल के वो ना बनाया जाए। दूसरा, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 इज डिजाइंड डेजिग्नेटेड टू, तो कहते हैं जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में जो बना था वो किस लिए बना था, तो वो बना था प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैजार्डियस केमिकल। जैसे आपको पता होगा कि भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी जिससे हजारों लोग जो थे वो मारे गए थे। तो इस तरह का जो भी हजार्डियस केमिकल से जो भी एक्सीडेंट्स होंगी या डेथ होंगी या कोई भी कैजुअलिटी होगी तो उसको कंपनसेशन जो देना है उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। तो ये एक्ट इंश्योर करता है इमीडिएट रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द पीपल अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग हजार्डियस सब्सटेंस। कोई भी हजार्डियस सब्सटेंस से कोई भी व्यक्ति अगर इफेक्ट होता है तो उसके लिए जो है उसको कंपनसेशन देना। इसके अलावा आता है द कंसेप्ट ऑफ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स इज द प्राइमरी इंक्लूडेड इन। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब है कि जो भी पोल्यूशन करेगा उसको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी या उसको पेनल्टी पड़ेगी। तो ये कि कहाँ पे आया, ये किस में इंक्लूड किया गया था, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको ऐड किया था। द प्रिंसिपल इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल एंड environmental damage are borne by the polluters promoting accountability। तो कहने का मतलब कि जो भी पोल्यूटर होगा, जो भी पोल्यूशन करेगा तो उसके लिए उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। दूसरा आता है विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकसेस ऑन द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन एंड इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया थ्रू द लेजिस्लेशन। कहते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, तो इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया थ्रू द लेजिस्लेशन। तो इंडिया में भी उसके तहत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया थ्रू लेजिस्लेशन। और वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था वो किस देश कहाँ पे हुआ था, तो वो जो एग्रीमेंट था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये एग्रीमेंट था जिसका मेन एम था टू फेज आउट द ओजोन डिप्लीशन, कि जो ओजोन की डिप्लीशन हो रही है हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से उससे बचाया जाए। तो इंडिया ने इसके लिए क्या किया, इन्फोर्स इट थ्रू नेशनल रेगुलेशन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसको हमने एक नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है इसको लाया गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13 जिसका टाइटल है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। यानी कि जो ह्यूमन अडेप्टेशन है इन्वायरमेंट में उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे प्लांटिंग ट्री फॉर शेड्स, जैसे हम क्या करते हैं अपने लिए इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाते हैं, जैसे हम पेड़ लगाते हैं शेड के लिए, छाया के लिए। इसके अलावा बिल्डिंग हाउसेस ऑन स्टिल्ट इन द फ्लड प्रोन एरिया, तो हम क्या करते हैं जो जो फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पे हम क्या करते हैं स्टिल्ट बनाते हैं बिल्डिंग हाउसेस का। दूसरा यूज सोलर पैनल फॉर एनर्जी, इसके अलावा जो हम सोलर पैनल लगाते हैं ताकि जिससे जो है एनर्जी जो है सेव हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन अडेप्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि ह्यूमन अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट थ्रू मॉडिफिकेशन इन द लाइफस्टाइल, कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके या इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा के टू रिड्यूस द इन्वायरमेंट रिस्क। तो हमारा जो इन्वायरमेंट रिस्क है उसको कम करने के लिए जो काम करते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमन अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। What is the primary cause of environmental degradation by human communities? कहता है मेन कारण कौन सा है जिससे इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है आदमी की एक्टिविटी से। तो ह्यूमन एक्टिविटी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उद्योगों का विकास, डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों का कटना, और अर्बनाइजेशन होता है शहरों का विकास। ये सारे ही ह्यूमन कम्युनिटी के फैक्टर्स हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। तो कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, ये सारा जो हमारा
नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या होता है पोल्यूशन या हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस होता है या क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं। तीसरा आता है विच टर्म्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। तो वो किस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं उस टर्म को क्या कहते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन का और इन्वायरमेंट का रिलेशन पढ़ते हैं। तो दैट इज ए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें हम रिलेशंस पढ़ते हैं आदमी का और इन्वायरमेंट का। तो इसको हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बोलते हैं, दैट स्टडीज हाउ द ह्यूमन पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद नेचुरल रिसोर्सेज। कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कैसे इंटरेक्ट होती है, और हाउ द सेटलमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। और जो हमारी रहन सहन है, जो हमारा सेटलमेंट है, वो इन्वायरमेंट किस तरह से उससे हमारा इन्फ्लुएंस होता है। एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू मैनेज ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। यानी कि मैन और इन्वायरमेंट दोनों का इंटरेक्शन बताना है कि किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस बने। सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व हो। तो उसके लिए क्या है, जैसे ओवर फिशिंग है। ओवर फिशिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को पकड़ना, तो ये भी नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, कि पानी को हम बचाएं और उसको यूज़ करें। स्लैश एंड बर्न इरिगेशन ये होता है कि पेड़ों को काटना और उसकी जगह एग्रीकल्चर लगाना। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग प्रैक्टिस। एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से पानी को निकालना। तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक है। सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है दैट इज़ ए सूटेबल आंसर। तो कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब होता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करती है, हेल्प्स द कंजर्व रिसोर्सेज। तो उससे हम रिसोर्स बचाते हैं, रिड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट स्ट्रेस को, क्योंकि वो क्या करता है प्रमोटिंग बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड इकोसिस्टम हेल्थ। तो जो रेन वाटर होती है उसको अगर हार्वेस्टिंग करें, उसको अगर पानी को स्टोर करें, तो वो ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है और हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा आता है ह्यूमन कम्युनिटी सेटल इन ए पर्टिकुलर रीजन्स प्राइमरली ड्यू टू। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी एरियाज में सेटल्ड होती है तो उसके पीछे प्राइमरी कौन सा रीज़न होता है। तो सबसे मेन पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए। फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हाँ जी, एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। और क्लाइमेट सूटेबिलिटी, और क्लाइमेट भी सूटेबल चाहिए। यानी कि ये सारे फैक्टर जो है आदमी के लिए ज़रूरी है अगर उसने किसी एरिया में सेटल होना है तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। सेटलमेंट पैटर्न का मतलब होता है इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट फैक्टर सच एज वाटर रिसोर्सेज। तो सेटलमेंट का पैटर्न वहीं पे होगा, सेटलमेंट वहीं पे होंगी, वहीं पे बस्तियां बनेंगी जहाँ वाटर रिसोर्सेज होगा, सॉइल फर्टाइल होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होंगी और इजीली एसेसिबल होगा रिसोर्सेज को। तो जहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं हमारी सर्वाइवल के लिए और हमारे लाइवलीहुड के लिए। इसके अलावा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द इन्वायरमेंट। कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन सेटलमेंट का इन्वायरमेंट पे। तो उससे क्या होता है सॉइल इरोजन होता है। जहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट होगी वहाँ पे सॉइल इरोजन होगी, वहाँ वाटर पोल्यूशन होगा और वहाँ पे डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो होंगे वहाँ पे प्रिवेल होंगे। तो ह्यूमन सेटलमेंट ऑफन लीड टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो जहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट होगी वहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, इंक्लूडिंग सॉइल इरोजन होगा, पोल्यूशन होगा और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें बैड इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से ही इन्वायरमेंट पे होते हैं। इसके बाद आता है अर्बन स्प्रॉल मेनली इफेक्ट, कि अर्बन स्प्रॉल किसे कहते हैं। तो अर्बन स्प्रॉल का मतलब होता है नेचुरल हैबिटेट्स, एग्रीकल्चर लैंड, एयर एंड वाटर क्वालिटी। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें इसमें अर्बन स्प्रॉल में आती हैं, कि अर्बन स्प्रॉल से ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। क्या क्या इफेक्ट होता है, हमारा नेचुरल हैबिटेट इफेक्ट होता है, एग्रीकल्चर लैंड इम्पैक्ट इफेक्ट होती है और एयर और वाटर की क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। अर्बन स्प्रॉल का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा शहरों का फैलना। जितने शहरों का फैलाव होगा तो हमारा नेचुरल हैबिटेट श्रिंक हो जाएगा, हमारी एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी और एयर और वाटर
की क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़ की अगर बड़ी तेज़ी से अगर एक्सपेंशन हुई तो उससे डिफॉरेस्टेशन होगा, लॉस ऑफ फार्मलैंड होगा, इंक्रीज पोल्यूशन होगा, और दूसरा इफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल इकोसिस्टम। तो ह्यूमन पे भी उसका असर होगा और नेचुरल इकोसिस्टम पे भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा अब लास्ट जो चैप्टर है दैट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स। एथिक्स होती हैं वैल्यूज, कि क्या इन्वायरमेंटल वैल्यूज होनी चाहिए। तो व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट एथिक्स। तो इन्वायरमेंट एथिक्स किसे कहते हैं, तो इन्वायरमेंट एथिक्स कहते हैं, इसका राइट आंसर है बी पार्ट, मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो आपस में एक ह्यूमन रिलेशन मॉरल रिलेशनशिप है, यानी कि एक नैतिक जो रिलेशन है। जैसे एथिक्स स्टडीज मॉरल प्रिंसिपल्स, कि जो हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं गाइडिंग द ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर, कि हमें नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या हमारी नेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जो स्पीसीज जो इकोसिस्टम है उसको हमने कैसे प्रिजर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल इथिक्स में आती हैं। इसके अलावा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज कंसिडर्ड एज ए पायोनियर ऑफ इन्वायरमेंट एथिक्स। तो इन्वायरमेंट एथिक्स के बारे में सबसे जो मेन फिलोसफर्स थे वो कौन थे, वो थे आल्डो लियोपोल्ड। आल्डो लियोपोल्ड जो थे वो उन्होंने ही पहली बार लैंड इथिक का कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने इम्फेसाइज किया, इसको स्ट्रेस किया कि दैट ह्यूमन आर द पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी दैट इंक्लूड सॉयल वाटर प्लांट एंड एनिमल्स, कि इंसान ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको सॉयल, वाटर, प्लांट और एनिमल इनके पार्ट में रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को वो यूज़ करता है। दूसरा आता है आइडिया दैट नेचर हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द यूजफुलनेस टू द ह्यूमंस इज कॉल्ड। कहते हैं जो आइडिया दैट नेचर हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इन्वायरमेंट है या नेचर है इसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, रिगार्डलेस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ मैन। चाहे आदमी उसको किसी भी ढंग से यूज़ करे, लेकिन उसकी एक अपनी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म का मतलब, वैल्यूज का मतलब, इकोसिस्टम एंड नेचर एज ए होल, कि एक इकोसिस्टम और नेचर का पूरा एज ए होल जो है रिकॉग्नाइज इंट्रिंसिक वर्थ बियॉन्ड द ह्यूमन बेनिफिट्स, कि ह्यूमन बेनिफिट्स के अलावा नेचर की एक अपनी वर्थ है, एक अपनी जो है रिकॉग्निशन है। तो जो ह्यूमन के साथ भी, ह्यूमन बेनिफिट्स के अलावा भी वो बहुत सारे हेल्प करती है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इन द इन्वायरमेंटल एथिक्स एम्फेसाइज। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या एम्फेसाइज करता है, किसके बारे में बात करता है। तो एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन दैट pertains to human being. तो humans are the central concern and nature has value only in relation to humans. तो इसमें एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब हुआ कि ह्यूमन जो इसका मेन सेंट्रल कंसर्न, और उसके साथ नेचर की उसके साथ क्या वैल्यू है, उसका क्या रिलेशन है, दैट इज ए कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। दूसरा आता है इसके बाद which principle is associated with the sustainable environmental ethics। कहते हैं किस सिद्धांत को या किस प्रिंसिपल को हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एथिक्स कहते हैं या से रिलेट करते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ हम नेचर्स में इस्तेमाल करें, लेकिन हम उतना ही इस्तेमाल करें कि ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के भी बच सके। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि नेचर को बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसको हम इन्वायरमेंटल एथिक्स भी कहते हैं, दैट सपोर्ट द सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और रिसोर्सेज का बैलेंस बना रहे, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। इसके अलावा आता है डीप इकोलॉजी एडवोकेट। तो डीप इकोलॉजी किसको कहते हैं या डीप इकोलॉजी किसको प्रमोट करती है। तो डीप इकोलॉजी का मतलब होता है मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, कि डीप इकोलॉजी का मतलब होता है
कि आदमी की इंटरफेरेंस जितनी कम हो सके उतनी कम करनी बाकी लिविंग थिंग्स के साथ में, क्योंकि अगर आदमी की इंटरफेरेंस ज़्यादा होगी तो बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं उन पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो डीप इकोलॉजी का मतलब प्रमोट इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी वैल्यू है एंड कॉल फॉर फंडामेंटल चेंज इन द ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। इसलिए ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप जो है एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वो किसी तरह से भी उसको इम्पैक्ट ना करे, उस पर किसी तरह का भी नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग इन्वायरमेंटल एथिक्स। कहते हैं कोई एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है कि जहाँ पे इन्वायरमेंटल एथिक्स की एग्जाम्पल पेश होती है, अप्लाई होती हो। तो कहते हैं प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, अगर हम किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल एथिक्स। यानी कि अप्लाई इन्वायरमेंटल एथिक्स इन्वॉल्व एक्शन दैट रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व इकोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ इन्वायरमेंट एथिक्स का, कि अगर आदमी के जो एक्शंस इस तरह के होने चाहिए ताकि वो इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रिजर्व करे या बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करे। इसके अलावा थैंक ये सारा दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लॉक, और ये सारे हमने 3 चैप्टर इसमें कवर किए। तो अब हमने 4 ब्लॉक इसमें कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन स्टूडेंट्स आपके साथ कोई और भी स्टूडेंट्स होंगे तो इस ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है, कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और इसके साथ आप जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि और जो वीडियोज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं या कोर्सेज़ हैं, वो आपको अगली वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच।